वृत्तीय गति में कण के त्वरण का व्यंजक, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एकदम, ठीक है ना। अब यहाँ समझिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है ना। एक समान वृत्तीय गति मतलब जिसमें वस्तु का वेग समान होना चाहिए, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, मतलब वस्तु का वेग समान हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड है तो ये पूरा 2 मीटर पर सेकंड के वेग से ही गति कर रहा है। वेग समान है तो त्वरण कहाँ उत्पन्न हुआ, क्योंकि त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में तो परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, किसी समय t में जो वस्तु है उसका वेग यहाँ पर क्या है, v1 है, यहाँ पर v2 है, ठीक है ना। वेग सभी का समान रहेगा, ठीक है, v1 बराबर v2, यहाँ समझिए 2 मीटर पर सेकंड है। इस पॉइंट पर भी क्या देखेंगे तो क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकंड आएगा। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। R में देखते हैं तो भी क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है ना। परंतु इसकी दिशा देखिए, परिमाण या कह सकते हैं परिमाण या उसका वैल्यू जो है वो समान है, ठीक है। परिमाण जो है समान आ गया, परंतु यहाँ दिशा देखिए, पॉइंट P पर दिशा क्या होगी, इस दिशा में है। पॉइंट Q पर दिशा कहाँ है, इस ओर है। पॉइंट R पर कहाँ है, इस ओर है। वे सदिश राशि है, मतलब जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान होना चाहिए था, ठीक है ना। तब उसको क्या कहेंगे कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। परंतु वेग की देखो, परिमाण तो नियत है परंतु दिशा परिवर्तित हो रही है, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। पर किस में परिवर्तन हो रहा है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यहाँ जो है वृत्तीय गति में कण के त्वरण का हम व्यंजक निकालेंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार के त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। यहाँ देखिए, अब वो अभिकेंद्रीय त्वरण क्यों कहते हैं या मैं आगे समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि त्वरण क्यों आया भाई। यहाँ देखिए, प्रत्येक पॉइंट पर वेग जो है वो समान है, वेग का परिमाण, परंतु दिशा, वेग सदिश राशि है परंतु दिशा जो है वो है भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न या अलग अलग। इसीलिए जो है यहाँ त्वरण उत्पन्न होगा वृत्तीय गति में, ठीक है। अब वेग की दिशा हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए, इस पॉइंट P पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से पॉइंट Q पर स्पर्श रेखा खींचिए, पॉइंट R पर स्पर्श रेखा खींचिए। इस प्रकार से हम जो है वेग की दिशा निकाल सकते हैं, ठीक है। दिशा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है, टेंजेंट। अब आगे देखते हैं, माना कि कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रहा है, कण के वेग का परिमाण नियत रहता है, अभी हम लोगों ने देखा, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है, अतः इसका वेग परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। अर्थात वृत्तीय गति त्वरित गति है, वेग का परिमाण नियत रहता है, वेग की दिशा में त्वरण का घटक शून्य होगा। अब ये कैसे कहा इन्होंने, तो देखते हैं। मैं एक वृत्त पुनः बना ले रही हूँ, ठीक है। किसी पॉइंट पर वेग लिया मैंने, ये पॉइंट P हो गया, इस पर जो है वेग की दिशा और वेग ले लेती हूँ v1, ठीक है। इस प्रकार से होगी इसकी दिशा, स्पर्श रेखा खींच दिए। अब इसमें त्वरण का जो घटक है, हमने कहा ये अभिकेंद्री त्वरण है, क्यों, केंद्र की ओर लग रहा है। तो देखो, यहाँ से ये वेग के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, त्वरण 90 अंश का, ठीक है। यदि केंद्र की ओर ना लें, इसका घटक जो है वेग की दिशा में, वेग इस दिशा में है, इसी दिशा में एक घटक आएगा त्वरण का, a cos थीटा होगा, ठीक है। यहाँ थीटा ले लेते हैं। त्वरण, हमने कहा कि त्वरण अभिकेंद्री त्वरण है, तो उसकी दिशा हमने दर्शा दी केंद्र की ओर, अभिकेंद्री मतलब केंद्र की ओर, ठीक है। तो इसका वेग की दिशा में जो है त्वरण निकालते हैं, तो वेग की दिशा में त्वरण क्या होगा, a cos थीटा, थीटा की ओर
ठीक है ना। तो यहाँ कॉस की जगह 90 रखो, ए कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो यहाँ मेरे पास जो है वेग की दिशा में त्वरण क्या आ गया? 0 आ गया। तो वेग के लंबवत दिशा में होगा त्वरण। त्वरण का मान कहाँ होगा? वेग के लंबवत दिशा में, ए साइन थीटा। साइन 90 अंश का मान क्या होता है? साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ वेग की दिशा में जब त्वरण ले रहे हैं तो वो घटक क्या आ जा रहा है जी? 0 आ जा रहा है। केवल वेग के लंबवत, तो वेग इस दिशा में है तो लंबवत कहाँ होगा? इस ओर होगा। मान लो इस पॉइंट पर वेग क्या है? इस दिशा में है, ठीक है, v2। तो उसका लंबवत क्या होगा? इस दिशा में होगा। यदि वेग इस पॉइंट पर देखें v3, तो उसका लंबवत क्या होगा? इस प्रकार से होगा, 90 अंश का कोण बनाते हुए। यहाँ देखिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं वेग के अनुदिश जो घटक है ए कॉस थीटा वाला, वो सभी क्या आ रहे हैं? 0 आ जा रहे हैं, ठीक है ना। केवल जो लंबवत घटक है वही कार्य कर रहा है। त्वरण का कौन सा घटक कार्य कर रहा है? जो लंबवत घटक है, इसलिए वही कार्य कर रहा है। और वो भी किस ओर है जी? केंद्र की ओर है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री त्वरण, ठीक है। यहाँ लिखा भी है मैंने, वेग का परिमाण नियत रहता है। वेग की दिशा में त्वरण का घटक 0 होगा। वेग की दिशा में त्वरण का घटक क्या हो गया? 0 हो गया। अतः त्वरण सदैव वेग के लंबवत कार्य करता है। अतः त्वरण जो है सदैव वेग के लंबवत कार्य करता है और केंद्र की ओर कार्य करेगा, ठीक है ना। किसको ओर? केंद्र की ओर कार्य करता है। अतः इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। उसकी दिशा बार बार बदलती है, यह परिवर्ती त्वरण है। देखो, यहाँ इस ओर है त्वरण की दिशा, यहाँ इस ओर है त्वरण की दिशा, इसमें त्वरण की दिशा इस ओर है, तो त्वरण की दिशा भी बार बार बदल रही है, तो ये परिवर्ती त्वरण है। किंतु इसका मान जो है नियत रहेगा। इसमें भी परिमाण जो है वो नियत है, परंतु दिशा क्या है? अलग अलग है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्यों त्वरण आया, अभिकेंद्री त्वरण क्यों कहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें। तो मैंने एक कण लिया है, पार्टिकल, ठीक है। वो किसी पॉइंट P पर उसका वेग क्या ले लिया मैंने? v1 ले लिया है, ठीक है। कुछ समय अंतराल डेल्टी पश्चात उसका वेग जो है क्या हो गया है? v2 हो गया है, ठीक है, और पॉइंट Q पर पहुंच गया है, ठीक है। त्वरण की दिशा मैंने केंद्र की ओर दर्शा दी है, ठीक। अब जो जो चीज़ें हमने दर्शाई है उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने वेग v1 और वेग v2 को इस प्रकार से अलग ले लिया है। यहाँ जो है पूरा मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ दर्शा दिया है। वेग v1 की दिशा इस ओर होगी, वेग v2 की दिशा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके टेल पॉइंट से ही मैंने लिया है, ठीक है, इसके अंत बिंदु से ही इस प्रकार v2 ले लिए। ये v1 और यहीं से जाता हुआ v2, तो ये v1 यहीं से जाता हुआ v2, ठीक है। इनका जो है परिणामी जो है इस दिशा में इनके बीच का जो अंतर है वो डेल v ले लिए हम लोगों ने। क्या ले लिए? डेल v ले लिए। अब यहाँ पर भी कोण थीटा बनेगा। क्यों बनेगा? तो वो देखिए, ये क्या है? ये भी एक प्रकार से त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखा जो खींच रहे हैं वो त्रिज्या की क्या होगी? लंबवत होती है, ठीक है। इस भुजा में देखो जो वेग है v2, स्पर्श रेखा जो खींचे है वो लंबवत है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो दो कोण हैं या दो रेखा है उसके लंबवत यदि क्या खींचा जाए? रेखा खींचा जाए, तो उनके बीच का कोण भी क्या होता है? थीटा होता है, ठीक है। उनका कोण भी इस कोण के समान होता है। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है और इसके लंबवत भी दो रेखा खींच दिए तो उनके बीच का कोण क्या होगा? थीटा ही होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है इस रेखा, ये इस रेखा के लंबवत है, ये इस रेखा के लंबवत है, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा? थीटा ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लेके चलेंगे। तो माना कि कोई कण ओ केंद्र और आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में कोणीय वेग ओमेगा से एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। समय t पर उसकी स्थिति P, t पर P है और t प्लस डेल टी
समय पर q स्थिति है उसकी, ठीक है। p पर उसका वेग क्या है, v1 है, और q पर उसका वेग क्या है, v2 है, ठीक है, v1 और v2। अब दिशा कैसे निकालते हैं, तो बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, ठीक है। p और q बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींच दिए तो दिशा मिल गई हमको, ठीक है। माना कोण पी ओ क्यू इज इक्वल टू डेल थीटा है, ठीक है। पी ओ क्यू इज इक्वल टू डेल थीटा लेंगे, यहाँ अल्प कोण ले रहे हैं हम, ठीक है। तब समय अंतराल डेल टी में वेग में परिवर्तन की गणना के लिए मान लो ए बिंदु ए लो तथा वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर v1, ठीक है। यहाँ लिया है मैंने, ए बी बराबर v1 ले लिए और ए सी बराबर v2 ले लिए, ठीक है ना। अब इसको मिला दिए इस प्रकार से b से c को, ठीक है, और इसकी दिशा निर्धारित कर दिए। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से हम जानते हैं a प्लस बी, बी प्लस वेक्टर b प्लस सी क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। ये देखिए आगे बढ़ता है इस दिशा में, और जो परिणामी होता है उसकी दिशा रहती है विपरीत ओर, रहती है कि नहीं। ये इस प्रकार से लेते थे वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और इनका जो परिणामी होता था वो आगे इस ओर जाना चाहिए था, परंतु विपरीत ओर आता है। परिणामी आर से दर्शाते हैं, वैसा ही यहाँ भी है। v1 प्लस डेल v1, देखो ये इसमें क्या होगा, वेक्टर v1 प्लस डेल v, परिणामी क्या होगा, इज इक्वल टू v2। कहाँ से आया, सदिश योग की त्रिभुज नियम से आया है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने दर्शाया उसको, v2 बराबर v1 प्लस डेल v1, और डेल v का यदि वैल्यू चाहिए तो पक्षांतर कर दो v1 को, डेल v का वैल्यू आ गया v2 माइनस v1। तो v2 कितना आ गया हमारा, डेल v कितना आ गया, v2 माइनस v1 आ गया, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, ठीक है। ये कौन सी भुजा है, तो BC भुजा है भाई, ठीक है ना। यहाँ से देख सकते हैं हम डायग्राम से, BC भुजा है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, वेग में परिवर्तन को। किसको प्रदर्शित कर रहा है, वेग में परिवर्तन। अब त्रिभुज ABC में कोण बराबर लेते हैं चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। कोण बराबर क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ मैंने डेल थीटा ले लेते हैं, अल्प कोण है इसलिए, ठीक है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ चाप का कार्य कौन करेगा, BC, और त्रिज्या v1 लो या v2 ले लो, ठीक है। तो मैं v1 ले रही हूँ, दोनों का वैल्यू जो है समान आएगा, परिमाण दोनों का समान है भाई। वृत्तीय गति में परिमाण समान है, केवल दिशा चेंज हो रही है। मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड है तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ चाप BC होगा या डेल v होगा, और त्रिज्या क्या होगा, v1 ले लेते हैं या v2, दोनों ले सकते हैं। तो मैं v1 लेके चलूँगी। यहाँ मैंने उपयोग किया है मापांक का, मैग्नीट्यूड का, ठीक है। क्यों, चाप भाई क्या कैसी राशि है, अदिश राशि है कि नहीं, अदिश है, उसमें केवल क्या रहता है, परिमाण रहता है। तो हमको ये वेग का केवल परिमाण चाहिए, दिशा से हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। त्रिज्या भी अदिश राशि है, उसका केवल परिमाण चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया है, मॉड लगाया है, ठीक है। तो मॉड ऑफ डेल वेक्टर v अपॉन मॉड ऑफ डेल वेक्टर v1, मॉड निकालेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, वेग का परिमाण नियत रहेगा, केवल दिशा में अंतर हो रहा है वृत्तीय गति में, ठीक है ना। तो वेक्टर v1 और वेक्टर v2 सभी का वेग का परिमाण मान लो क्या आ रहा है, v आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसी को मैंने v से दर्शा दिया, ठीक है, समझ लो, ठीक है। तो डेल थीटा इज इक्वल टू डेल v अपॉन v, इसका परिमाण डेल v आ गया, वेक्टर हटा दो भाई, ठीक। v1 v2 v3 कितना भी लो, सभी का परिमाण क्या आएगा, मान लो v आएगा। अब कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। तो डेल थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू डेल टी, ठीक है। डेल थीटा का वैल्यू रखो, डेल वी अपॉन वी, डेल वी अपॉन वी, डेल टी को इधर पक्षांतर कीजिए, v को इधर ले जाइए, तो डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या आ गया, v इंटू ओमेगा वी। लिमिट ले लो, तो ये क्या बन गया जी, वेग में
वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये बन गया त्वरण। ठीक है, और कौन सा त्वरण? रेखीय त्वरण होगा ना, ये v/Δt है, कोणीय विस्थापन नहीं है। अब यहाँ देखिए v ओमेगा एज इट इज, त्वरण बराबर कितना आ गया? v इंटू ओमेगा। ये अभिकेंद्र त्वरण का अभिष्ट व्यंजक है, परंतु आगे और भी 2-3 जो है फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, हम जानते हैं, या ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं v/r। तो a बराबर कितना आ गया? v इंटू ओमेगा की जगह v/r रखो, तो ये हो जाएगा v²/r। आसान है बहुत ही। ठीक है, v की जगह पुनः जो है ओमेगा आर रख दो, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा आर का होल स्क्वायर, वी का स्क्वायर था इसलिए ओमेगा स्क्वायर, आर से आर कैंसल, ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। ये भी अभी केंद्र त्वरण का व्यंजक है। ओमेगा का न्यू के पदों में जानते हैं 2 पाई न्यू होता है, तो ओमेगा की जगह रख दो 2 पाई न्यू, तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर पाई हो जाएगा। ये भी अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक है। ये सारे सूत्र हमको याद रखना है, ठीक है ना, अभिकेंद्र त्वरण के लिए। सभी को पता चल गया दिशा किस प्रकार से केंद्र की ओर होती है, इसलिए इसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। आसान है, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है।